अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए जीव विज्ञान क्लास 12 का पेपर लेकर के आए हैं। देखिए इस तरह से पेपर होगा और इसमें पहला जो क्वेश्चन होता है जिसमें 4 प्रश्न होते हैं, विकल्पी है। तो इसमें पहला है, निम्न में से कौन कूट फल है? कूट फल कहा गया है। तो कूट फल का मतलब होता है असत्य फल, झूठा फल, यानी ऐसा फल जिसका विकास अंडाशय से ना हुआ हो, अंडाशय से ना हुआ हो तो उसे कूट फल कहा जाता है। तो इसमें सेब हो जाएगा। जो सेब है ये पुष्पासन से विकसित होता है, पुष्पासन से सेब विकसित होता है। ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय से होता है वो सत्य फल कहलाते हैं, सत्य फल। जबकि असत्य फल क्या होता है? कूट फल क्या होता है? जिनका विकास अंडाशय से नहीं होता है। फिर अगला है, 16 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण कहलाता है। 16 कोशिकीय अवस्था तो ये मोरुला कहलाएगा। ये जो मोरुला होता है, निषेचन के लगभग 4 दिन के बाद एक ठोस गोल संरचना बनती है। ठोस होती है, गोल संरचना है, जैसे गेंद होता है, गेंद जैसी संरचना होती है जिसे मोरुला कहा जाता है। और ये कैसा होता है? 16 कोशिकीय होता है। तो मोरुला हो जाएगा इसमें आंसर सही। फिर अगला है, एड्स रोग का कारक होता है। एड्स रोग का कारक पूछा गया है। तो देखिए जो एड्स रोग है ये HIV वायरस से होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है एड्स का। और HIV वायरस से होता है तो HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब कहा गया है एड्स रोग का कारक, तो कारक क्या होगा? वायरस है। वायरस को क्या कहा जाता है हिंदी में? विषाणु कहा जाता है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन होगा पहला, विषाणु। अगर एड्स पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का सही क्रम है। टर्नर सिंड्रोम, इस पर फुल वीडियो अपलोडेड है। जितने भी सिंड्रोम हैं सभी सिंड्रोम पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। बहुत ही अच्छे तरह से चित्र से समझाया है, आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम दिया गया है। और जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें लिंग गुणसूत्र जो होते हैं, लिंग गुणसूत्र के लिए मोनोसोमिक होता है। मोनोसोमिक, जो लिंग गुणसूत्र हैं उसके लिए मोनोसोमिक होता है। यानी 2 लिंग गुणसूत्र जैसे होते हैं तो एक की जगह पर शून्य हो जाता है, खत्म हो जाता है, कोई नहीं रह जाता है। जैसे ये है तो 2 लिंग गुणसूत्र हैं तो यहाँ पर शून्य हो जाता है। इसलिए ये ऑप्शन सही होगा इसमें चौथा वाला, X शून्य या 0। फिर अगला है, 2 का कोडान AUG के कार्य लिखिए। देखिए जो AUG कोडान है ये प्रारंभिक कोडान होता है, प्रारंभिक कोडान है, या आप इसे आरंभन कोडान भी कह सकते हैं। आरंभन कोडान होता है। और ये अमीनो अम्ल मिथियोनीन को कोड करता है। तो एक तो ये प्रारंभिक कोडान है या आरंभन कोडान है जो AUG है, और दूसरा ये अमीनो अम्ल मेथियोनिन को कोड करता है। फिर 2 कार्य इसके हो गए। फिर है, इंटरफेरान तथा प्रियांस क्या है? देखिए प्रियांस जो है ये वायरस से भी सूक्ष्म कण होते हैं जो जंतुओं और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, रोग पैदा करते हैं। और जो इंटरफेरान है, जैसे कोई हमारे शरीर में वायरस से संक्रमित कोशिका है तो वायरस संक्रमित जो कोशिकाएं होती हैं ये एक विशेष एंटीवायरल प्रोटीन का निर्माण करती हैं, एंटीवायरल प्रोटीन बनाती हैं। वायरस से संक्रमित कोशिकाएं एक विशेष एंटीवायरल प्रोटीन का निर्माण करती हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? इंटरफेरान कहा जाता है, इंटरफेरान कहा जाता है। और इस इंटरफेरान का प्रयोग कैंसर आदि के उपचार में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरकों के स्रोत बताइए। देखिए जैव उर्वरकों के स्रोत कहा गया है, तो यानी कि जैव उर्वरक जिससे बनते हैं उनका नाम, तो मूंग से भी बनता है, नील हरित शैवाल से भी बनता है, नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, शैवाल से भी बनता है,
राइजोबियम जो जीवाणु होता है, इस जीवाणु से भी बनती है, रिजिका से भी बनती है। तो ये सब क्या है, वो स्रोत हैं जिनसे जैव उर्वरक प्राप्त किए जाते हैं या जैव उर्वरक बनते हैं। फिर अगला है हेस्पेरिडियम फल के 2 उदाहरण लिखिए। देखिए जो हेस्पेरिडियम फल है ये वास्तव में जो सिट्रस कुल होता है, सिट्रस कुल के सभी पौधे जो होते हैं उसमें जो फल लगते हैं वो हेस्पेरिडियम के उदाहरण हैं। यानी जो खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू है, संतरा है, अंगूर है, आंवला है, ये सब क्या है, हेस्पेरिडियम फल के उदाहरण होते हैं। फिर अगला है मानव में निषेचन कहाँ होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। मानव में निषेचन जो होता है, जैसे ये स्त्री का गर्भाशय होता है और ये फैलोपियन ट्यूब होती हैं, चित्र में आपको समझाया था पिछले वीडियो में। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब हैं यहीं पर निषेचन होता है, यानी आप इसका आंसर लिख देंगे फैलोपियन नलिकाओं में निषेचन होता है। या फैलोपियन नलिका को अंडवाहिनी भी कहा जाता है, आप अंडवाहिनी भी लिख सकते हो, ओविडक्ट भी कहते हैं, या डिंब वाहिनी भी कहा जाता है। तो मानव में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। फिर प्रश्न संख्या 3 का पहला है परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए परिवार नियोजन का मतलब है कि सीमित परिवार, बच्चों की संख्या कम। तो इस परिवार नियोजन पर फुल जानकारी, पूरा डिटेल हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए बैक क्रॉस में जैसे ये कैपिटल टीटी शुद्ध लंबे पौधे थे, शुद्ध लंबे पौधे थे, स्मॉल टीटी शुद्ध बौने पौधे थे। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया और क्रॉस करवाने पर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइब्रिड पौधे, मतलब संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। अब देखिए ये थी P1 पीढ़ी, पेरेंटियल पीढ़ी थी, ये थी F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी का मतलब है फर्स्ट जनरेशन थी। अब यहाँ पर कहा गया कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में अंतर बताइए। तो देखिए बैक क्रॉस पहले जान लेते हैं। F1 पीढ़ी है, इसका P1 पीढ़ी के किसी भी जनक से क्रॉस करवाने पर वो क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। अब टेस्ट क्रॉस क्या है, तो देखिए टेस्ट क्रॉस में ये शुद्ध लंबे थे, ये शुद्ध बौने थे, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया और यहाँ पर संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। ये P1 पीढ़ी थी और ये F1 पीढ़ी थी। तो F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक से, अप्रभावी कौन सा था, स्मॉल टीटी, अप्रभावी जनक से यानी रेसेसिव पेरेंटल पीढ़ी जो होती है, जो रेसेसिव होता है, अप्रभावी जनक से क्रॉस करवाया जाता है तो उसे ही टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। अगर और अधिक जानकारी चाहते हैं और अधिक अंतर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस पर अंतर अपलोडेड है, बहुत ही आसान भाषा में समझाया हुआ है, जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की चर्चा कीजिए। यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर लिखना है, 2 नंबर का है तो कम से कम 1 पेज आपको जरूर लिखना होगा चित्र सहित। तो अगर आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं और समझ में आ जाएगा। फिर अगला है माल्ट, CMI, एड्स, नाको, HIV का पूरा नाम। तो देखिए जो इसमें MALT है ये म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। जो CMI है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। जो NACO है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। जो HIV है ये ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। तो इस तरह से इसके फुल फॉर्म हो जाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है जैव खाद पर टिप्पणी लिखिए। जैव खाद ऐसी खाद जो जंतुओं और पौधों से प्राप्त होती है, ऐसी खाद जो जंतुओं व पौधों से प्राप्त की जाती है, पौधों से प्राप्त की जाती है उसे ही जैव खाद कहते हैं। जैसे गोबर की खाद है और कंपोस्ट खाद है, केचुए की खाद है, ये सब क्या होती है, जैविक खाद होती हैं, जैव खाद कहलाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखिए। तो इस क्वेश्चन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखिए। जो प्लेसेंटा है
इसे अपरा भी कहा जाता है, आंवल भी कहते हैं, किसी भी नाम से पूछ सकते हैं। अपरा, आंवल, प्लेसेंटा, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। और ये भ्रूण को पोषण देती है, पोषण देने का कार्य करती है, ऑक्सीजन भी देती है, उत्सर्जी पदार्थों को भी बाहर निकालती है, तो बहुत सारे कार्य करती है। और भ्रूण के चारों ओर रहती है और नाभिनाल के द्वारा जुड़ी रहती है। अगर इस अपरा या प्लेसेंटा के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। फिर अगला है चिकित्सीय गर्भ समापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, किसी भी योग्य चिकित्सक के द्वारा स्त्री के गर्भ धारण करने के 3 महीने के पहले, जब गर्भ धारण उसने किया उसके 3 महीने के पहले ही भ्रूण को गिराना ही चिकित्सीय गर्भ समापन कहलाता है। ये चिकित्सक की देखरेख में होता है और विशेष परिस्थितियों में, लेकिन भ्रूण लिंग की जांच करना या उसको गिराना कानूनी अपराध माना गया है। फिर अगला है मंगोली जड़ता क्या है, इसके 2 प्रमुख लक्षण बताइए। मंगोली जड़ता, इसका मतलब है ये डाउन सिंड्रोम पूछा गया है, डाउन सिंड्रोम पूछा गया है। और आपको बता दें कि जो डाउन सिंड्रोम है ये 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार होता है। इस पर फुल वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देखिए। फिर अगला है प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो देखिए, जो आरएनए अणु होता है ये आनुवांशिक सूचना वाहक का कार्य करता है। आरएनए अणु आनुवांशिक सूचना वाहक का कार्य करता है और प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण करता है या प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और इसका कंट्रोल कौन करता है संश्लेषण के समय? डीएनए इसको कंट्रोल करता है, यानी डीएनए की निगरानी में, डीएनए की देखरेख में ये प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर देख लीजिए। फिर अगला है उदार तथा दुर्दम ट्यूमर, जन्मजात प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। तो इन दोनों में अंतर बताना है। तो देखिए, इसमें जो उदार ट्यूमर है ये एक ही स्थान पर संयोजी ऊतक के अंदर बंद रहता है, एक ही स्थान पर संयोजी ऊतक के अंदर बंद रहता है, उसे उदार ट्यूमर कहा जाता है। जबकि जो दुर्दम ट्यूमर है ये जो हमारा रुधिर होता है या कह लीजिए जो लिम्फ होता है, रुधिर या लिम्फ में संचरित होता रहता है, इधर उधर पूरे शरीर में फैल जाता है। तो जब पूरे शरीर में फैल जाता है तो उसे ही दुर्दम ट्यूमर कहा जाता है। जन्मजात प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, जन्म से माता पिता से प्राप्त होती है, उसे ही जन्मजात प्रतिरक्षा कहा जाता है। और उपार्जित प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है, या जैसे हम कोई टीका लगवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो उसे ही उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। फिर अगला है दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो राइजोबियम जीवाणु है जो दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रीकरण करता है या नाइट्रोजन को पेड़ पौधों को दिलवाता है। देखिए, जो खेत होते हैं, जैसे खेत है तो वायुमंडल की नाइट्रोजन जो इसमें आती है वो भी जीवाणुओं के द्वारा, और वायुमंडल से नाइट्रोजन का मृदा तक पहुंचना नाइट्रीकरण कहलाता है, नाइट्रीकरण। और फिर जो यहाँ पर पौधों के द्वारा यूज की गई नाइट्रोजन और इसके बाद जो बची वो फिर से कुछ जीवाणु ऊपर वायुमंडल में इसको भेज देते हैं, तो मृदा से वायुमंडल में फिर पहुंचना ये विनाइट्रीकरण कहलाता है, विनाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण, इस तरह से नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। फिर अगला है बीजों के प्रकीर्णन विधि का उल्लेख कीजिए। बीजों के प्रकीर्णन विधि का, बीज कैसे बिखरते हैं? तो जैसे कोई भी बीज है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। इसका फुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण क्या है। देखिए, जो मधुमक्खी होती है उसमें ड्रोन होता है, जो नर होता है उसे ड्रोन कहा जाता है। और नर या ड्रोन का जो विकास है ये अगुणित अंडाणुओं से अनिषेक जनन द्वारा होता है। नर ड्रोन का विकास अगुणित अंडाणुओं से, अगुणित यानी हैप्लॉइड अंडाणुओं से अनिषेक जनन द्वारा होता है।
इसे ही अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण कहा जाता है। आप कहा गया है मधुमक्खी पक्षियों में लिंग निर्धारण समझाइए, यानी मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है, पक्षी में कैसे होता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग जाइए देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। फिर अगला है जीवाणु में लिप्यंतरण की क्रिया समझाइए। देखिए, जीवाणु में लिप्यंतरण की क्रिया समझाने के लिए आप हमारे चैनल से जीवाणु वाला वीडियो देख लीजिए, वहां सारी डिटेल आपको समझाया गया है, बताया गया है। फिर अगला है टीकाकरण एवं इसके प्रकार लिखिए, संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। टीकाकरण और इसके प्रकार। तो टीकाकरण क्या है, वैक्सीनेशन होता है। इस पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां जाकर के देख लीजिए कितने प्रकार की होती है, ये भी मैंने समझाया है, टिप्पणी हो जाएगी, 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला है अमीबी पेचिस क्या है, ये मलेरिया से संचरण के रूप में किस प्रकार अलग है। देखिए, जो अमीबी पेचिस है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, इसके द्वारा अमीबीय पेचिस हो जाती है। फिर कहा गया ये मलेरिया से संचरण के रूप में किस प्रकार भिन्न है। जो मलेरिया है ये मच्छर के द्वारा फैलता है, मलेरिया बुखार प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है और मच्छर मादा एनाफ्लीज के द्वारा फैलता है। फिर अगला है डीएनए अणु के न्यूक्लियोसोम मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो न्यूक्लियोसोम की संरचना का सचित्र वीडियो हमारे चैनल में पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है डीएनए क्या आनुवांशिक पदार्थ है, तो है, यदि है तो इसे किसने सिद्ध किया था और कैसे सिद्ध किया था। डीएनए व प्रोटीन के बीच अंतर स्थापित कीजिए। यदि नहीं है तो किसने सिद्ध किया था और कैसे डीएनए व प्रोटीन की समानता को समझाया था। तो डीएनए पर फुल वीडियो आनुवांशिक पदार्थ पर हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। फिर अगला है निम्नलिखित का वर्णन कीजिए, समारंभन कूट तथा समापन कूट। देखिए, समारंभन जो कूट है ये AUG है, कोडान होता है ये, और जो समापन कूट है UAA, UAG और UGA होते हैं। नामों सहित बताइए, अमीनो अम्ल भी इनके लिखना है। तो पूरा डिटेल चैनल में अपलोड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है RNA, mRNA तथा tRNA को छोड़कर इनसे भी भिन्न प्रकार के RNA के नामों को लिखिए तथा उनको समझाइए, कार्य सही समझाना है। तो इन सभी के बारे में चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है संक्रामक रोगों एवं असंक्रामक रोगों में अंतर। तो देखिए, संक्रामक रोग वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, जबकि असंक्रामक रोग वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते बल्कि हैबिट के कारण हो जाते हैं। तो इन पर फुल वीडियो चैनल में अपलोडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। कोई भी 3 संक्रामक रोग और असंक्रामक रोगों के नाम लिखने हैं तो उनके नाम भी मैंने बताए हैं, उदाहरण से समझाया है, जाकर के देखिए और समझिए। तो इस तरह से पूरा पेपर मैंने आप लोगों को समझाया, आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।